हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश श्रीवास्तव आज फिर से एक बढ़िया, अच्छी, मज़ेदार बात लेकर के आपके सामने आया हूँ। अभी हाल ही में मोदी जी ने आरक्षण को लेकर के नेहरू जी के विचार संसद में प्रकट किए। जी हाँ, ये वही संसद जो अभी नई-नई बनी हुई है, पुरानी संसद से नए में ट्रांसफ़र हुए। नई संसद, नए विचार, नया उल्लास और नई-नई बातें। तो मुद्दा सिर्फ़ इतना सा है कि नेहरू जी ने एक पत्र में क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करने की बात की थी कि हम क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जिन वर्गों को आप कमज़ोर समझते हैं, उनको शिक्षा में भागीदारी बढ़ाई जाए। मतलब शिक्षा में मतलब उनका बेस मजबूत कीजिए कि पिछड़े हैं या दलित हैं या शोषित हैं, तो उसके कोई ना कोई पैरामीटर्स होंगे मतलब कि क्यों है? मतलब अगर मैं बोलूँ मैं कमज़ोर हूँ, तो किसमें हूँ? मेरी आँख कमज़ोर है, मेरा नाक कमज़ोर है, मेरा हाथ कमज़ोर है या फिज़िकली कमज़ोर हूँ, मेंटली कमज़ोर हूँ, तो कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा कि अगर मेरा दिमाग कमज़ोर है, तो मैं ये बादाम खाऊँ या अखरोट खाऊँ। अगर मेरी बॉडी कमज़ोर है, तो मैं प्रोटीन लूँ या क्या कुछ भी ऐसा करूँ जिससे कि मेरी कमज़ोरी दूर हो। बट एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि हाँ, ये करने के बाद हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब मैं, मेरे बच्चे सारे के सारे कमज़ोर ही हैं, चाहे प्रोटीन खाओ, चाहे ना खाओ, ये कैसे हो सकता है? तो नेहरू जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पर मेरे कुछ सवाल हैं, जिनके मैं जवाब आपसे भी चाहूँगा और मैं खुद भी देने की कोशिश करूँगा कि सबसे पहला ये है कि दलित और पिछड़े, इनके मानक क्या हैं? मतलब आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से या शारीरिक रूप से। मतलब 4 ही होते हैं, या तो आप आपके पास ताकत कम है या पढ़ाई कम है या पैसा कम है या समाज में इज़्ज़त नहीं है। तो ताकत कम है, आप कसरत कीजिए, ताकत आएगी। समाज में इज़्ज़त नहीं है, मेल-जोल बढ़ाइए, अच्छा व्यवहार कीजिए, लोगों से अच्छे से बात कीजिए, इज़्ज़त मिलेगी। देंगे, इज़्ज़त तो मिलेगी। पैसा नहीं है तो आप पैसे के लिए मेहनत कीजिए, पैसे कमाइएगा। पढ़ाई नहीं है तो आप शिक्षा के लिए किसी भी उसमें जाइए। ये सारी चीज़ें आज अगर लोकतंत्र में कोई ये बोलता है कि नहीं मुझे पढ़ने नहीं दिया जा रहा, मुझे आगे नहीं तो वो एक तरह से अपना आरोप मतलब अपनी अकर्मण्यता छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप लगा रहा है। सीधी-सी बात ये है कि इतने सरकारी स्कूल हैं, सारा कुछ है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज अगर कोई सरकारी कर्मचारी बन जाता है, भले ही वो क्लर्क हो, मास्टर हो, चपरासी हो सरकारी, हेड कांस्टेबल हो, आर्मी में कहीं पर भी हो। ईमानदारी से बताइएगा कि किसी भी सरकारी महकमे के किसी भी कर्मचारी को एक सामान्य नागरिक मतलब कॉमन मैन जिसे हम कहते हैं, आम आदमी कहीं दबा सकता मतलब शोषण कर सकता है? नहीं कर सकता। और अगर मेरी बात गलत लिखे तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। क्या देश में जिसने एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया है, जिसने भी लिया, कैसे भी लिया, क्या अब वो इतना सक्षम नहीं है कि अपनी फैमिली का वेलफेयर खुद कर सके? मतलब अगर मैं इंजीनियर बन गया हूँ, तो मुझे मेरा विज़न क्लियर हो जाएगा कि मुझे अपनी फैमिली के लिए ये करना है। अब मैं ये बोलूँ कि नहीं मेरी फैमिली अभी भी दलित है, पिछड़ी है, शैक्षणिक रूप से कमज़ोर है, तो ये एक्स्ट्रा फ़ायदा उठाने वाली बात हो जाएगी। इसमें भी आप अगर बहुत गौर से देखेंगे, तो हर समुदाय में चाहे एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो या माइनॉरिटी हो, एक समुदाय मतलब एक ही लेवल के लोग आगे बढ़े, बाकी के लोग वहीं पड़े हुए हैं। मतलब अगर ये मैं समुदाय से निकल के पूरे समाज की बात करूँ, तो जैसे एक आरोप लगाया जाता है कि सवर्ण ही आगे बढ़े। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है ना? ऊँची जात के लोग बढ़ते चले गए, हम लोग रह गए। तो अगर आप गौर से एनालिसिस करेंगे, माइक्रो एनालिसिस करेंगे, तो इन वर्गों के अंदर भी आपको सवर्ण मिल जाएँगे, जो खुद आगे बढ़ रहे हैं और बाकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे धरना देना है या कहीं आंदोलन करना है या जिनकी शक्ल दिखा कर के फ़ायदा लेना है, तो उनका यूज़ किया जा रहा है। यानी कि सवर्ण समुदाय पूरे समाज में नहीं, पर्टिकुलर निर्धारित वर्ग के अंदर भी है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग आज भी उन वर्गों में 70 सालों के बाद में ऐसी सिचुएशन में हैं, जिन तक सरकार की कोई भी आरक्षण वाली सुविधा नहीं पहुँची। वो ऊपर ही ऊपर आई, ऊपर ही ऊपर लोगों ने ले ली और ऊपर ही ऊपर सब काम खत्म। अब सवाल एक है पहला ये कि क्या जिन परिवारों ने जैसे मान के चलो मेरे परदादा ने एक बार सरकारी सुविधा ली, उनको चीज़ें मिल गईं, तो क्या उनके बाद उनके बेटे को और मुझे और मेरे बेटों को मिलना चाहिए? नहीं। एक बार ले लिया, आप निकलो।
जब आप निकलोगे तभी किसी दूसरे को, यानी जो उसी वर्ग का होगा, उसको वो लाभ मिलेगा ना। अब आप अगर खिचड़ी बनाते हैं या पोहा बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसको कढ़ाई में चलाते हैं ना, जिससे कि नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे, ऐसे हो जाए। तो यही इस समाज के लिए करना है कि अगर ये नीचे वाले ऊपर नहीं आएँगे, तो इनको लाभ भी नहीं मिलेगा, और ऊपर वाले हटेंगे नहीं, तब तक नीचे वाले ऊपर आएँगे भी नहीं। अब अगर ये काम ये लोग खुद नहीं कर रहे हैं, स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं, तो सामाजिक न्याय के लिए या सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की ये ज़िम्मेदारी है या नहीं है? बस इसी चीज़ को वर्गीकरण का नाम दिया गया है, यानी कि आरक्षण वर्गीकरण। यानी कि जिनको लाभ मिल गया है उनको हटाओ, और जिनको नहीं मिला है उनको कम से कम एक बार तो मिले। क्योंकि अगर उन तक लाभ नहीं पहुँचेगा, तो सालों-साल ये बीमारी बनी रहेगी। मतलब सीधी-सी बात है, जैसे जैसे एक को लाभ मिला, अब उसके बच्चों को मिल गया, फिर उसके बच्चों को मिल गया, उसके अड़ोसी-पड़ोसी को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो जो आरक्षण का वर्गीकरण है, वो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब समय आ गया है 70 साल, यानी कि 70 साल का मतलब आप समझ रहे हैं, जो उस समय व्यक्ति 20 साल का होगा, वो आज 90 साल का है। जो उस समय पैदा हुआ होगा, वो आज 70 साल का होगा। 70 मैं ऐसे ही जोड़ रहा हूँ, वैसे तो 73 ही हो गए। जो व्यक्ति उस समय के 20 साल के बाद पैदा हुआ है, 20 साल के बाद पैदा हुआ है, यानी कि 1970 के आसपास पैदा हुआ, वो भी आज 70 साल का हो। ये तो 50 का तो होना ही होना। यानी कि 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी। यानी कि इस 70 सालों में अगर आप 20-20 का स्लॉट लेते हो तो 5 पीढ़ियाँ निकल चुकी। अब आप सोचिए कि उस समय आबादी जो भी रही होगी, उसमें अगर एक बार जिसने लिया वो निकल गया होता, या ऐसा क्राइटेरिया होता कि सरकारी नौकरी मिल जाए, या आप कोई तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर लें, जैसे बीटेक कर लिया आज के दौर में, एमबीए कर लिया, एमटेक कर लिया, एमएससी कर ली, पीएचडी कर ली, तब तो आपको खुद को मानना चाहिए ना कि अब आप पिछड़े नहीं हैं, कम से कम शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं खुद भी शारीरिक रूप से पिछड़ा हूँ। मैं नहीं दौड़ सकता 1 किलोमीटर। बताओ, मेरे लिए दौड़ की रेस कम की जाएगी कि मैं जब दौड़ूँ तो मुझे मैं 400 मीटर में मेरी 1 किलोमीटर मान ली जाएगी। मैं भी तो कमज़ोर हूँ शारीरिक रूप से, नहीं दौड़ पाता हूँ। मेरे लिए मानक बदलेंगे क्या? तो ये मानक का कोई क्राइटेरिया हो कि भाई इसके बाद तो चेंज करो, बदलो। चलिए, आरक्षण भी 10 साल के लिए दिया गया था, लेकिन 10 साल के बाद कोई उसका एनालिसिस नहीं किया गया कि भाई कितने गए, कितने नहीं गए, किसको मिला, किसको नहीं मिला। अब जब ये वर्गीकरण की बात हो रही है, तो एक वर्ग तो इसलिए खुश है कि चलो उन तक कुछ मिलेगा, लेकिन जिन इन वर्गों में जो सवर्ण हैं, मतलब जो फ़ायदा ले चुके हैं या जो लगातार लेते आ रहे हैं, अब उनको धकर-पकड़ हो रही है। उनको धकर-पकड़ इसलिए हो रही है क्योंकि अब वो पकड़े जाएँगे, और जब पकड़े जाएँगे तो इसे निकाल के बाहर किए जाएँगे, और इसीलिए ट्विटर पे डे ट्रेंड सब चल रहे हैं। आप अगर देखेंगे ना ट्विटर पे तो बड़ा मज़ा आएगा, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट की संसदीय समिति जो भी है, पीठ ने बड़ा अच्छा डिसीज़न लिया है। वर्गीकरण बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी चीज़ है ना, एक मानक तय, जैसे ईडब्ल्यूएस का है। 1 साल, 2 साल, 3 साल इतना है बस। इसमें अरे आप अगर स्वयं का कल्याण खुद नहीं कर पाएँगे तो दूसरा क्या करेगा? सरकार क्यों करेगी? सरकार के लिए तो आप एक बोट हैं। अपना कल्याण तो आपको खुद ही करना है ना। आगे खुद बढ़ना है कि नहीं बढ़ना? नहीं बढ़ना तो ठीक है, मत बढ़ो। सरकार राशन फ्री दे ही रही, खाओ-पियो। लेकिन अगर कल्याण करना है तो मेहनत भी करनी है। आप अगर ये सोचे कि नहीं, अब एक ठप्पा, एक प्रमाण पत्र लेकर के हमको सारी सुविधाएँ मिल जाए, तो मिल सकती है, लेकिन कब तक? कभी ना कभी तो वो जनता जागरूक होगी जिनके हक आप रोके बैठे हैं। तो सिंहासन खाली करो, जनता आती। ठीक है दोस्तों, तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों आरक्षण में वर्गीकरण ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।